बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग को 5वां दिन चल रहा है। कई दफ़ा मुज़ाकरात मुअत्तल होने के बाद अब खबरें आ रही हैं कि बेलारूस की सरहद पे मुज़ाकरात के लिए वफ़द पहुंच गए, लेकिन इस हवाले से अभी किसी को नहीं पता कि इस वफ़द के पास इख्तियारात क्या हैं और इनमें कौन कौन शामिल है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अगले 24 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रशियन आर्मी को शदीद मुज़ाहमत का सामना है, लेकिन यह दावा यूक्रेन की अफवाज और मगरबी मीडिया कर रहा है, जबकि रशिया के मुताबिक इनकी पेशकदमी जारी है। यूक्रेन की वजारत सेहत का कहना है कि शहरियों की हलाकतों की तादाद अब 352 हो गई है, जिनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के नायब वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में दावा किया कि 4 रोज़ की लड़ाई में रशिया के 5300 फौजी हलाक हुए, जबकि 29 रूसी तैयारे मारे गए, जबकि 29 रूसी हेलीकॉप्टर्स और 3 ड्रोन्स भी तबाह कर दिए गए। मजमूई तौर पर अब तक रशिया के 191 टैंक, 816 जंगी गाड़ियाँ और 2 बहरी जहाज़ों को तबाह किया जा चुका है, जबकि दूसरी तरफ मॉस्को ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है। और इसके साथ ये बहस शुरू होगी कि क्या पुतिन ऐसा कर सकता है। इससे पहले हमने देखा कि रशिया के क्रीमिया पे हमले के बारे में क्या सरैयाँ की जा रही थी कि पुतिन ऐसा नहीं करेंगे। उस वक्त मशरक़ रूस में डोनबास के इलाके में उसके बारे में कहा जा रहा था कि रशिया की फ़ौजें वहाँ दाखिल नहीं होंगी, लेकिन दाखिल होगी। भाई यूक्रेन के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू करने के हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि पुतिन ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के लिए भी यही दलील इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन जौहरी हथियार को बच्चों का खेल तो है नहीं। आखिर पुतिन ये हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन पे हमला करने से पहले पुतिन ने कहा था कि अगर कोई भी इस मामले में बाहर से मुदाखलत करने के बारे में सोच रहा है तो जान ले, अगर ऐसा किया गया तो ऐसे नताइज भुगतने होंगे कि जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। जबकि हमने देखा कि मगरबी ममालिक ने ज़ुबानी जमा खर्च पाबंदियों तक ही अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और बाकायदा अपने फ़ौजियों को रशियन फ़ौज के सामने नहीं लाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रशिया ने अपनी जौहरी हथियारों को उनकी फोर्सेस को अलर्ट करने के लिए इसलिए कहा है कि वो नेटो रहनुमाओं की जानिब से जारी करदा बयानात को जारहाना कदम समझते हैं। दुनिया के अस्करी माहिरीन इसे पुतिन की तरफ से जौहरी जंग के बराह रास्त धमकी समझ रहे हैं और इनके मुताबिक जैसे कि अपनी नई गाड़ी की चाबी उंगलियों पर घुमा कर इसकी नुमाइश करता है, वैसे ही पुतिन ने जौहरी बटन पे अपना हाथ फेरा। पुतिन तो कई बार कह चुके हैं कि रशिया ही बाकी नहीं रहेगा तो फिर बाकी दुनिया की क्या ज़रूरत है, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी है। लेकिन ये धमकी है कि अगर रशिया से इसकी ख्वाहिश के मुताबिक बर्ताव नहीं किया गया तो फिर सब कुछ तबाह हो सकता है। 2018 में एक दस्तावेजी फिल्म में रशिया के सदर पुतिन ने कहा था कि अगर कोई रूस पे कब्जा करने का फैसला करे तो हमारे पास जवाब देने का कानूनी हक है। ऐसा करना इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए तबाहकुन होगा, लेकिन मैं रशिया का शहरी और रियासत का सरबराह हूँ। हमें ऐसी दुनिया की ज़रूरत क्यों होगी कि जिसमें रशिया ही ना हो। इस वक्त अगर ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र डाली जाए तो यूक्रेन की तरफ से हैरान कुन मुज़ाहमत देखने में आई है। 2 दिन पहले अमरीकी एजेंसीज़ भी कह रही थी कि एतवार तक यूक्रेन के दारुल हुकूमत में रशिया का कब्ज़ा हो जाएगा, लेकिन रशिया की तवक्को के बरखिलाफ एक जानिब यूक्रेन की अफवाज शदीद मुज़ाहमत कर रही हैं, दूसरी जानिब मगरबी ममालिक मॉस्को के खिलाफ मुआशी और मालियाती पाबंदियाँ आयद करने पर मुत्तहद हो रही हैं। BBC के मुताबिक पुतिन का वाज़ेह करदा निज़ाम ख़तरे में पड़ चुका है और मगरब की जानिब से रशिया के मरकज़ी बैंक्स के असासे मुंजमद करने के बाद रशिया का मालियाती निज़ाम मफलूज होगा तो फिर पुतिन के पास ज़्यादा रास्ते नहीं बचेंगे और निज़ाम ही नहीं चल पाएगा। पुतिन के पास एक रास्ता है कि यूरोप की गैस सप्लाई मुनक़ता कर दे और उम्मीद करे कि इससे यूरोपीय ममालिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और रास्ता यह है कि वो बरतानिया और डेनमार्क के दरमियान शुमाली समुंदर में किसी एक मकाम पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए। अगर व्लादिमीर पुतिन ने वाकई जौहरी ऑप्शन का इंतखाब कर लिया तो क्या इनके करीबी लोगों में से कोई इनको रोकने की कोशिश करेगा। रशिया की सियासी अशराफिया आवाम के साथ कभी भी नहीं होती, वो हमेशा हाकिम का साथ देती है और व्लादिमीर पुतिन के रूस में हाकिम बहुत ताकतवर है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ क्रेमलिन चाहता है करता है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं। रशिया में कोई भी पुतिन के सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की जंग व्लादिमीर पुतिन की जंग है। अगर क्रेमलिन यानी पुतिन ने अपने जंगी मकासद के लिए हासिल कर ली है तो भाई यूक्रेन की खुद मुख्तारी के मुस्तकबिल का सवालिया निशान लग जाएगा। दूसरी जानिब अगर पुतिन को भारी नुकसान उठाना पड़ते हैं और ऐसा जाहिर होता है कि वो नाकाम हो रही हैं तो फिर डर है कि वो कोई और कुछ ना कर बैठे, जबकि दुनिया अभी तक इस बात पे कायम है कि जौहरी हथियारों का ऑप्शन इस्तेमाल करना शायद आखिरी ऑप्शन भी ना हो। और इस वक्त ख़तरा रूस को नहीं बल्कि रूस से यूक्रेन को है। ऐसे में हालात किस तरफ जाते हैं इसके लिए ये हफ्ता बहुत अहम है। दूसरी तरफ मशरक़ी यूरोप में पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद ताइवान और यूक्रेन के दरमियान मुआजना किया जा रहा है। ताइवान के शहरी हुक्काम और आलमी रहनुमा यकसा तौर पर फ़िक्रमंद है कि बीजिंग इस बहरान का फ़ायदा उठा के जजीरे पर दबाव बढ़ा सकता है।
حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تائیوان میں لوگوں میں اس معاملے کو بڑھتی ہوئی بے چینی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور تائیوان جسے چائنا اپنا حصہ سمجھتا ہے، اس میں کچھ شہریوں کا ماننا ہے کہ یوکرین میں پیش قدمی جیسی صورتحال تائیوان کے لیے بدترین صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے تائیوان کے شہری حکام اور عالمی رہنمائی یکساں طور پر فکر مند ہے کہ بیجنگ کہیں اس بحران کا فائدہ اٹھا کے جزیرے پر دباؤ بڑھائے یا اس پہ حملہ کرے۔ کافی عرصے سے چائنا مسلسل اپنے طیاروں کو تائیوان کے ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون میں بھیج رہا ہے، اور جمعرات کو یوکرین پر رشین حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی تائیوان کی فضائیہ نے تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 9 چینی فوجی جہازوں کو خبردار کرنے کے لیے اپنے جنگی طیارے بھی بھیجے۔ تائیوان کے ایک عہدیدار کے مطابق برسوں میں ولادیمیر پوتن اور شی جی پنگ کے فوجی اقدامات میں کافی کچھ کامن ہے، اور وہ 2014 میں یوکرین کے کریمیا کو روس میں ضم کرنے سے پہلے سے گرے زون بنانے کی حکمت عملی کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ تائیوان نے تو جزیرے کے قریب چائنا کے متواتر فضائی مشینوں کو اسے گرے زون بنانے کا حربہ قرار کیا۔ چائنی وزارت خارجہ کا بھی ترجمان نے اس حوالے سے کہا کہ یقیناً تائیوان یوکرین نہیں ہے، تائیوان ہمیشہ سے چائنا کی سرزمین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور یہ ایک ناقابل تردید تاریخی اور قانونی حقیقت ہے۔ انہوں نے تائپی اور مغرب پہ الزام لگایا کہ یوکرین کو استعمال کرتے ہیں فوجی خطرے کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں اور چائنیز مخالفت جذبات کو ہوا دے رہے ہیں۔ اگر رشیا پہ پابندیوں کی بات کی جائے تو اس حوالے سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ دوسرے ممالک کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے عائد اقتصادی پابندیوں کا کچھ اثر نہ پڑا تو رشیا، چائنا اور دیگر ممالک اس مستقبل میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ جبکہ امریکہ میں چائنا کے سفیر کا کہنا تھا کہ اگر تائیوان مغرب کی پشت پناہی پہ آزادی کی راہ پہ گامزن رہا تو یہ 2 بڑے ممالک یعنی چائنا اور امریکہ کو فوجی تنازع میں الجھا دے گا۔ تائیوان اس وقت سے چائنیز حملے کے خطرے سے دوچار ہے۔ جب جمہوریہ چائنا کی شکست خوردہ حکومت نے 1949 میں کمیونسٹ فورسز سے خانہ جنگی ہارنے کے بعد اس جزیرے میں پناہ لی تھی۔ چائنا نے تائیوان کے خلاف فوجی مداخلت کے امکان کو کبھی رد نہیں کیا، اور ہفتے کو میونک سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ اگر مغربی ممالک یوکرین کی آزادی کی حمایت کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو تائیوان سمیت دنیا بھر میں تباہ کن نتائج ہوں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان جو ہے اس میں انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف نے جمعرات کو کہا کہ چائنا یوکرین جنگ کے تناظر میں مغربی اقدامات کو قریب سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی کس طرح تائیوان پہ کامیابی سے حملہ کر سکتا ہے۔ اگر رشیا کو یوکرین پہ چڑھائی کرنے کی کوشش پہ سزا نہ دی گئی یا کم سزا دی گئی تو آہستہ آہستہ اسے مغربی بلاک کی ہم آہنگی کمزور پڑ سکتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔